बहजोई महाविद्यालय बहजोई के यूट्यूब चैनल पर मैं मनीषा आपका होम साइंस की क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। यह क्लास बीए सेकंड ईयर की गृह विज्ञान की छात्राओं के लिए है। पिछली क्लास में हमने पाचन व अवशोषण क्रिया क्या होता है इस बारे में जाना था। आज का हमारा टॉपिक है मानव शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता, यानी एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता क्या होती है, इस बारे में हम आज पढ़ेंगे। मानव शरीर की तुलना किसी मोटर गाड़ी या भाप के इंजन से की जा सकती है। जिस प्रकार मोटर गाड़ी या भाप के इंजन को बराबर गतिशील रहने के लिए पेट्रोल या कोयले की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मानव शरीर को गतिशील रहने के लिए ऊर्जा के रूप में भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन शरीर में ऑक्सीजन के साथ जलकर ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह ऊर्जा शरीर को गतिशील के साथ साथ ऊष्मा भी देती है, जिससे हमारा शरीर गर्म रहता है। लेबोइजर जो पोषण का जन्मदाता कहलाता है, उन्होंने 18वीं शताब्दी में ही शरीर में ऊर्जा चयापचय के सिद्धांतों की नींव डाली। उसने एक अन्य वैज्ञानिक लाप्लास के साथ मिलकर शरीर में उत्पन्न ऊष्मा तथा श्वसन द्वारा निकली कार्बन डाइऑक्साइड में संबंध देखा। इसके बाद लेबोइजर ने शरीर द्वारा ली गई ऑक्सीजन की मात्राओं को नापा तथा पाया कि अधिक व्यायाम करने से ऑक्सीजन की आवश्यकता भी बढ़ जाती है। ऊर्जा नापने का यंत्र कौन सा होता है, इस बारे में हम जानेंगे। कैलोरीमीटर अर्थात कैलोरी या ऊर्जा नापने का यंत्र होता है। आगे बात करते हैं हम। ऊर्जा शरीर को कार्य करने की शक्ति प्रदान करती है। सूर्य ऊर्जा का मूल साधन है। पौधे द्वारा ली गई ऊर्जा से ही क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, जो जानवर तथा मनुष्यों में ऊर्जा के रूप में परिणत हो जाती है। इस तरह भोज्य पदार्थों में ऊर्जा स्थिर रहती है, शरीर में पहुंचकर प्रयोग की जाती है। किसी पदार्थ को जलाने पर निकली हुई ऊष्मा उसमें संग्रहित ऊर्जा का ही रूप है। ऊर्जा कभी निर्मित नहीं की जा सकती है, न ही यह नष्ट होती है। इसका एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता रहता है। ऊष्मा, चुंबकत्व, ध्वनि, विद्युत ऊर्जा के ही रूप हैं। शरीर में ऊष्मा, ऊर्जा तथा यांत्रिक क्रिया के रूप में परिवर्तित होती रहती है। व्यक्ति के शरीर में कार्य करने में ऊर्जा का प्रयोग होना इसी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ऊर्जा की आवश्यकता किन किन कारणों से होती है, इस बारे में हम जानेंगे। ऊर्जा की आवश्यकता शरीर में विभिन्न कारणों से होती है। व्यक्ति निरंतर क्रियाशील रहता है, जैसे चलना, फिरना, उठना, बैठना, भागना तथा अन्य दैनिक कार्यों को करने के लिए ऊर्जा आवश्यक होती है। इन कार्यों को हम ऐच्छिक कार्य कह सकते हैं, क्योंकि इन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार करते हैं। इस तरह हमें ऊर्जा की प्रथम आवश्यकता ऐच्छिक कार्यों के लिए ही है। इसके अलावा उस स्थिति में जबकि हम ऐच्छिक कार्य नहीं करते हैं, उस समय भी हमारे शरीर में जैविक क्रियाएं निरंतर होती रहती हैं, जैसे हृदय का धड़कना, रक्त परिवहन, सांस लेना, ग्रंथियों के कार्य तथा मांसपेशियों में गति आदि। पूर्ण विश्राम की अवस्था में अनैच्छिक कार्य के लिए हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके अलावा ऊर्जा की आवश्यकता हमको शरीर में ताप नियंत्रण के लिए भी होती है। सर्दियों के दिनों में जबकि वातावरण का तापक्रम बहुत कम होता है और शरीर का ताप बढ़ाने के लिए ऊर्जा ऊष्मा के रूप में आवश्यक होती है। इस तरह ऊर्जा के शरीर में 4 प्रमुख कार्य कहे जाते हैं। नंबर 1 है ऐच्छिक कार्यों को करना। नंबर 2 अनैच्छिक कार्यों को करना। नंबर 3 शरीर का ताप स्थिर रखना। नंबर 4 पाचन, अवशोषण आदि क्रियाओं में सहायता करना। ऊर्जा मापन की इकाई कैलोरी होती है। कैलोरी मापने का यंत्र को
कैलोरीमीटर कहते हैं। हमारा अगला पॉइंट है शरीर से ऊर्जा का व्यय। शरीर से ऊर्जा का व्यय किस तरह से होता है, इस बारे में हम जानेंगे। शरीर द्वारा उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा मापने के लिए प्रत्यक्ष कैलोरीमीटर का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में व्यक्ति को एक विशेष निर्मित कमरे में बैठा दिया जाता है। यह कमरा ऊष्मा का कुचालक होता है। इसे श्वसन कैलोरीमीटर भी कहते हैं। हमारा अगला पॉइंट है कुल ऊर्जा की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक। कुल ऊर्जा की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, इस बारे में हम जानेंगे। एक व्यक्ति की ऊर्जा की आवश्यकता प्रभावित करने वाले कारक, नंबर 1 आधारीय चयापचय, नंबर 2 शारीरिक क्रियाशीलता तथा नंबर 3 है भोजन के विशिष्ट गतिशील प्रभाव हैं। समस्त प्रकार की शारीरिक क्रियाओं को दूर करने के लिए आवश्यक ऊर्जा आधारीय चयापचय के लिए आवश्यक ऊर्जा के बाद दूसरे स्थान पर आता है। भोजन को शरीर में उपयोग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा का एक तीसरा कारक है जो कुल ऊर्जा की आवश्यकता का एक भाग होता है। शारीरिक क्रियाशीलता का ऊर्जा की आवश्यकता पर प्रभाव। इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इस बारे में हम जानेंगे। आधारीय चयापचय के बाद शारीरिक क्रियाशीलता में ऊर्जा सबसे अधिक व्यय होती है। वह व्यक्ति जो बहुत अधिक क्रियाशील रहते हैं उनकी शारीरिक क्रियाओं में व्यय हुई ऊर्जा की मात्रा आधारीय चयापचय से भी अधिक होती है। वह व्यक्ति जो बहुत कम क्रियाशील होते हैं, जो ऑफिस में ही बैठे रहते हैं, उनके शरीर में ऊर्जा का व्यय अधिक कार्य करने वाले की अपेक्षा कम होता है। क्रियाशीलता को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति 3 प्रकार के कहे जा सकते हैं। नंबर 1 ऊर्जा की आवश्यकता कितनी कितनी होती है ICMR के द्वारा। नंबर 1 कम क्रियाशील व्यक्ति, पुरुष को होती है 2425 कैलोरी की आवश्यकता, स्त्री को होती है 1875 कैलोरी की आवश्यकता। नंबर 2 मध्यम क्रियाशील व्यक्ति के लिए कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, पुरुष के लिए 2875, स्त्री के लिए 2225। अत्यधिक क्रियाशील व्यक्ति के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पुरुष 3800 और स्त्री 2925 की आवश्यकता होती है। हमारा अगला पॉइंट है शारीरिक आकार। एक कार्य करने वाले व्यक्ति के शरीर का आकार उसकी क्रियाशीलता से संबंधित होता है। अधिक आकार व भार वाले व्यक्ति को कम आकार व भार वाले व्यक्ति की अपेक्षा किसी कार्य को करने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमारा अगला पॉइंट है उम्र। ऊर्जा की आवश्यकता उम्र से भी प्रभावित होती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ चूँकि क्रियाशीलता कम होती जाती है, अतः ऊर्जा की आवश्यकता कम होती जाती है। हमारा अगला पॉइंट है जलवायु भी ऊर्जा की आवश्यकता को प्रभावित करती है। वातावरण का तापक्रम अधिक होने पर ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है, जबकि वातावरण का तापक्रम कम होने पर ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है। इसलिए ठंडे प्रदेशों में या सर्दी के दिनों में अधिक भूख लगती है। हमारा अगला पॉइंट है गर्भावस्था तथा दुग्धपान अवस्था में भी ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है। अगला पॉइंट है वृद्धि की अवस्थाओं जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था व किशोरावस्था में ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है, क्योंकि नए बने ऊतकों में ऊर्जा का संग्रह होने लगता है। हमारा अगला पॉइंट है खाद्य पदार्थों की कैलोरी मूल्य को प्रभावित करने वाले कारक। खाद्य पदार्थों के कैलोरी मूल्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, इस बारे में हम जानेंगे। खाद्य पदार्थों का कैलोरी मूल्य उनमें उपस्थित जल की मात्रा पर निर्भर करता है। जिन खाद्य पदार्थों में जल की मात्रा कम होती है उनमें कैलोरी अधिक होती है, तथा जिनमें जल की मात्रा अधिक होती है उनका कैलोरी मूल्य कम होता है। जैसे अनाज, दाल, सूखे मेवे तथा फल व सब्जियाँ। फल व सब्जियों में भी अधिक रसीले पदार्थ का कम कैलोरी मूल्य तथा कम रसीले पदार्थ का अधिक कैलोरी मूल्य होता है। भोज्य पदार्थ को पकाने की क्रिया के दौरान
जो अन्य पदार्थों का उपयोग कराया जाता है उसमें भी भोजन के कैलोरी मूल्य में अंतर आता है, जैसे चीनी, गुड़, तेल तथा घी का प्रयुक्त होना। तलने की क्रिया के पश्चात भी भोजन का कैलोरी मूल्य बढ़ जाता है। भोज्य पदार्थों का जल सुखाने अथवा सूख जाने के से कैलोरी मूल्य बढ़ जाता है। खोया का कैलोरी मूल्य दूध की अपेक्षा अधिक होता है। किशमिश, मुनक्का व अंगूर, हरा नारियल व सूखा नारियल, ताजी व सूखी खुमानी के कैलोरी मूल्य में अंतर इसी कारण होता है। खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक रूप में वसा, कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन की मात्रा भी उसके कैलोरी मूल्य को प्रभावित करते हैं। यदि भोज्य पदार्थ में ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व कम हैं तो उसका कैलोरी मूल्य कम होगा। यदि भोजन में ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व अधिक होते हैं तो उसका ऊर्जा मूल्य अधिक होता है। जैसे फलों में केला व संतरा। केला स्टार्च व ग्लूकोज, फ्रक्टोज युक्त होता है। हमारा अगला पॉइंट है कैलोरी की आहार में कमी व अधिकता का प्रभाव। कैलोरी की आहार में कमी से क्या प्रभाव पड़ता है व अधिकता से क्या प्रभाव पड़ता है, इस बारे में हम जानेंगे। कैलोरी की आहार में कमी व अधिकता दोनों ही दुष्प्रभावित करती है। यदि व्यक्ति अपनी आवश्यकता से कम कैलोरी आहार में लेता है तो उसकी अधिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए उसके शरीर में एकत्रित ऊर्जा निकलकर ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करती है। पहले यह ऊर्जा वसायुक्त ऊतकों से निकलती है, इसके बाद में उसकी मांसपेशियों व यकृत में संग्रहित ऊर्जा धीरे धीरे निकलने लगती है। इस तरह व्यक्ति बहुत दुबला, पतला व कम भार का हो जाता है। इसकी बहुत अधिकता होने पर व्यक्ति सिर्फ हड्डियों का ढांचा ही प्रतीत होता है। ऊर्जा शरीर को क्रियाशील रखने में सहायक होती है। यदि भोजन में ऊर्जा की कमी होती है तो क्रियाशीलता के लिए पूर्ण ऊर्जा न मिल पाने के कारण व्यक्ति सुस्त व आलसी हो जाता है। कार्य करने में मन नहीं लगता तथा कमजोरी अधिक महसूस करता है। आगे देखते हैं हम। वृद्धि की अवस्था में ऊर्जा नए ऊतकों की ऊर्जा संचय की आवश्यकताओं को पूर्ण करती है। वृद्धि की अवस्था में BMR भी बढ़ जाता है, जिससे अधिक ऊर्जा आवश्यक होती है। यदि इस अवस्था में आहार में ऊर्जा कम होती है तो आहार की प्रोटीन ऊर्जा देने का कार्य करने लगती है और यह भी हानिकारक स्थिति है, क्योंकि प्रोटीन की आवश्यकता वृद्धि के लिए विशेष महत्वपूर्ण होती है। इस अवस्था में कमी का प्रभाव उम्र पर्यंत रहता है। बच्चा शिथिल, कमजोर व चिड़चिड़ा हो जाता है, उसका विकास रुक जाता है तथा अन्य रोग भी लग जाते हैं। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं। भोजन द्वारा ऊर्जा की अधिक मात्रा लेने से ऊर्जा क्रियाशीलता में व्यय होने के पश्चात अतिरिक्त मात्रा में बच जाती है। यह अतिरिक्त ऊर्जा शरीर में वसायुक्त ऊतकों में संग्रहित हो जाती है। भोजन द्वारा जितनी अधिक ऊर्जा ली जाएगी, वसायुक्त ऊतकों में वसा की मात्रा उतनी ही अधिक होगी, जिससे मोटापा बढ़ जाएगा तथा शरीर का भार भी बहुत अधिक हो जाएगा। आगे देखते हैं हम। ऊर्जा की मात्रा अधिक होने से भी मोटापे के कारण व्यक्ति शिथिल हो जाता है। उसके शरीर में चुस्ती नहीं रहती है, नींद अधिक आती है तथा क्रियाशीलता कम होने के कारण मोटापा और अधिक बढ़ जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ऊर्जा कितनी लेनी चाहिए, इस बारे में हम जानेंगे। अतः ऊर्जा की मात्रा आवश्यकता अनुसार लेनी चाहिए। यदि मोटापे की स्थिति आ गई है तो भोजन में ऊर्जा की मात्रा कम करके क्रियाशीलता बढ़ाई जा सकती है। व्यायाम व खेल कूदों में भाग लिया जाए, जिससे अतिरिक्त ऊर्जा व्यय हो जाती है। आहार में सूप, फलों के रस तथा कम ऊर्जा वाले पदार्थ का अधिक से अधिक सेवन किया जाए
तो भोजन के सभी तत्व व ऊर्जा पर्याप्त रूप में मिलते रहते हैं। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। सभी बच्चों को मेरा धन्यवाद।